आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकसर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। आप क्लास 10 का भी एग्जाम होने वाला है। इससे पहले हम लोग यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन दे चुके हैं। 2 वीडियो, पहला वीडियो में आपका 1 से 15 था, दूसरा में आपका 16 से लेकर 30 था। आज आपका ये तीसरा और लास्ट वीडियो होगा इस लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि आपको 31 से लेकर 45 तक होगा। इस 45 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेंगी, ठीक है। इसी में से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, आराम से सीखिए और एग्जामिनेशन से डरना नहीं है। अच्छा से हर क्वेश्चन का जवाब देना है जो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख के मैथमेटिक्स को जो इतना टेंशन देता है उसको टेंशन नहीं लेना है, आसानी से मैथ को सॉल्व करके अच्छा नंबर लाना है। चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज आपके सामने 31 नंबर। यदि अल्फा एवं बीटा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है, तो अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो के का मान निकालना है। हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और कहेंगे कि चूंकि अल्फा एवं बीटा बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है। शून्यक का मतलब जीरोज होता है, तो शून्यक है। अब ये शून्यक होने का क्या मतलब? शून्यक होने का मतलब है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पढ़े थे, इसलिए हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, जो कि आप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ माइनस देंगे, बी के जगह -7 है, तो -7 बाई ए के जगह 1 है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ए होगा, बी हुआ और इसी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका +7/1, जो कि 7 दिया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आइए दूसरा बात आपसे पूछा है एंड हम कहेंगे इसी जगह कि अल्फा इंटू बीटा, जैसा कि आप जानते हैं सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है के बाई 1, तो क्या आ जाएगा के आएगा। तो अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा आपका के आ गया, के का मान दिया हुआ है। अब एक रिलेशन आपको दिया हुआ था, जरा गौर से देखिएगा क्या दिया हुआ था। अल्फा और माइनस बीटा का वैल्यू 1 था, तो अब यहाँ से कहेंगे लेकिन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर और लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखिए। और चलिए, लेकिन हमें पता है यहाँ से कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हमें के का मान चाहिए, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। आइए दिया हुआ है, ठीक, गिवन। अब आइए हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो हम कहेंगे इसको 1 आप मान लें, इस इक्वेशन को आप 1 मान लें, ठीक है। हो से इसको 2 मान लीजिए और इस इक्वेशन को हम 3 मान लेते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7 है आपका। अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1 है। दोनों को जोड़िए, 1 और 3 को, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, आखिर जोड़ क्यों रहे हैं, ताकि देखिए एक यहाँ बीटा प्लस में बीटा माइनस कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस कर देते हैं अल्फा माइनस बीटा, यानी लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में जोड़िएगा। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका 7 + 1। यहाँ बीटा प्लस बीटा माइनस कट गया, तो क्या आया 2, अल्फा का मान 8 हुआ, इस 2 से इसको काट दे 4, इसीलिए आपका अल्फा का मान 4 प्राप्त हुआ। अब इस मान को अगर मान लीजिए हम समीकरण फर्स्ट 1 में रख देते हैं, तो कह देते हैं समीकरण 1 से 1 में वैल्यू डाल दें, क्या है अल्फा यानी 4 प्लस बीटा, बीटे रहेगा, इक्वल टू कितना है 7। तो आप यहाँ से देखेंगे कि बीटा का मान 7 - 4 यानी 3 प्राप्त होगा। इसीलिए आपका अल्फा का मान 4 एवं बीटा का मान आपको 3 मिला। क्या चाहिए, हमें के का मान चाहिए, तब कहेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, एक के का मान है आपका अल्फा इंटू बीटा। देख लीजिए अल्फा कितना लाए हैं 4, बीटा कितना लाए 3, तो आप लिखेंगे 4 × 3, तो कितना हुआ 4 × 12, इसीलिए बोलेंगे देयरफॉर के का मान 12, जो कि आपका आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन समझिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 डिग्री,
तो सिद्ध करें कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। यानी क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज, समझते हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम पहले एक फोटो बना लेते हैं जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। ये रहा मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसका कर्ण है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम ए, यहाँ पर हम बी और यहाँ पर सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर दिया है सी कोण 90 डिग्री, ठीक है, यही 90 का साइन है। अब आइए समद्विबाहु में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या कहना चाहता है, देखिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। कहेंगे 2 नंबर का ही है, कहेंगे माना कि ए सी बी, ऐसे लीजिए, माना कि ए सी बी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री एवं हमारा ए सी जो भुजा होगा वो बराबर होगा बी सी के, ठीक है। अब लिखिए हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए। लाना है आपको यहाँ से, सिद्ध करना है कि ए बी का जो वर्ग होगा स्क्वायर वो 2ac के स्क्वायर होगा। बहुत आसान। अब आइए डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से कि समकोण, प्रमाण में लिख दीजिए, प्रमाण देके प्रमाण कहिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग प्लस यहाँ से कहेंगे हम बी सी का वर्ग। यहाँ लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर होता है, तो लिख दिए। अब आइए यहाँ पर हमारा ए बी का स्क्वायर सही रहा, जाना कहा है ए सी में, ध्यान दीजिएगा, लाना है आपको 2ac। तो ए सी को रहने देते हैं ए सी, अरे अभी देखे ना गिवन में ए सी किसके बराबर, बी सी किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर, इसको भी कह दीजिए आप ए सी का स्क्वायर। रीजन डाल दीजिएगा कि चूंकि बी सी बराबर ए सी है, ठीक है, देख लीजिए बी सी आपके ए सी के बराबर है। तो आ गया यहाँ से कहेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, ए सी कै को हुआ, 2 गो, तो कहिएगा 2ac का स्क्वायर। अंत में अतः देख के लिख देंगे, अतः ए बी का स्क्वायर बराबर, इन्हें सिद्ध करना था, बराबर 2ac का स्क्वायर प्रूव्ड या प्रमाणित कह सकते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था, बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि a प्लस बी 90 होगा। यानी दिया हुआ है आपको tan A बराबर cot B, तो आपको लाना है कि एंगल a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है। बहुत आसान है, देखिए कैसे हम लोग कहेंगे यहाँ से कि चूंकि tan A बराबर cot B, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया हुआ है मतलब गिवन होगा, ठीक है। अब आइए इसीलिए हम यहाँ पर इसको tan A को रहने देते हैं। अब बताइए cot B के जगह अगर हम tan 90 डिग्री माइनस b लिख देते हैं, क्या है सर, इसका रीजन बताते हैं। आप फार्मूला पढ़े होंगे, कहिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं cot थीटा होता है, यानी tan बदलता है cot में, आपको याद होगा, इसीलिए हम tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। इसी तरह से cot b को हमने क्या लिख दिया, tan 90 माइनस b, कोई दिक्कत नहीं, ये cot b देगा। अब आइए दोनों तरफ से tan को काटिएगा नहीं, एग्जाम में काटा नहीं जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b माइनस में इसको इधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कहेंगे a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अंत में आप अतः दे के लिखेंगे, अतः a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो गया आपका प्रूव्ड, या इसको हिंदी में प्रमाणित भी कहते हैं। जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ tan A बराबर cot भी दिया, हो सकता है यहाँ पर कुछ बदल के दे दे कि sin A बराबर cos B
और तब कहेगा a प्लस बी 90 लाने के लिए। आप कर सकते हैं, ध्यान रखना है 6 को फॉर्मूला आपको हम दे चुके हैं, इसको नोट के रूप में हम बता देते हैं, फिर से रिकैप कर देते हैं। पहला, आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को याद रखना है, कॉस थीटा। दूसरा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को याद रखना है, साइन थीटा। तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को याद रखना है, कॉट थीटा। चौथा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को याद रखना है, टेन थीटा। और पांचवा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको याद रखना है, कोसेक थीटा होता है। और छठा और लास्ट, कोसेक आपका 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें बदलता है, सेक थीटा में। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बस इतना ही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 यानी 34 नंबर। समांतर श्रेणी या श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब समझ लीजिए, इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, ए प्रथम पद, डी निकालना है तो 8 में से 3 घटाइएगा 5 आ जाएगा। इसको एनवा पद यानी nth टर्म मान लेंगे और एन का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यही करना, देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान। कहेंगे हम लोग यहाँ ए बराबर पहला पद बराबर 3, ठीक है। डी बराबर सार्व अंतर जिसको लिखेंगे हम लोग 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि माना कि nवां पद बराबर an बराबर 78, ठीक, कॉमा देते हुए n बराबर वाट निकालना है। अब कहेंगे कि चूंकि फॉर्मूला an बराबर आप पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू बैठा दीजिए। इसीलिए बताइए an का क्या मान है, तो an को हम 78 माने हैं, तो 78 बराबर a बोले तो 3, n माइनस 1, d बोले तो आपका 5। अब आइए पहले इसको इधर भेजिए, तो 78 माइनस 3 प्लस था माइनस हुआ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब आप 78 में 3 घटाइएगा तो 75 बचेगा, 5 यहाँ गुना में है, इधर ले आइए भाग में, बटा 5 बराबर n माइनस 1। इससे इसको काटिए तब 15 बचे 75, ठीक है, या ऐसे काट दीजिएगा 5 को इतना, ठीक है। चलिए अब आएगा 15 प्लस 1 बराबर n, उस एक को इधर माइनस था प्लस कर दिए, तो यहाँ से वैल्यू मिला हमको, n का मान मिला 16। ये क्या बताता है, 16वां पद। तो आप लिख देंगे अतः देके अतः 16वां पद बराबर है 78। हो गया आंसर, दैट इज n का वैल्यू 16 आया। यही बात, अतः 16वां पद बराबर 78। पूछा था ना कौन सा पद, आप क्या कहिएगा, 16वां पद इस एपी का होगा 78। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु a 2, 3, b 4 की तथा c 6 माइनस 3 संरेख है। संरेख का मतलब होता है कॉर्डिनेट, यानी याद रखिएगा संरेख दिखाने के लिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में, कहेंगे कि माना कि a 2, 3, b 4 की तथा c 6 माइनस 3 संरेख बिंदु है, संरेख है, डायरेक्ट लिखिए संरेख, ठीक है। मान ली जब संरेख मानेंगे तो हम कहेंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा 1/2 मोड में x1 ब्रैकेट में याद रखिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, तो आप कहिएगा y1 माइनस y2 का मोड इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 इसलिए लगाया जाता है, फॉर्मूला है इसका, और मोड इसलिए धनात्मक हो। अब यहाँ से 2 चला जाएगा 0 में तो 0 होगा, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला इसको याद रखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये अगर दिक्कत होगा तो याद रखिएगा 1 2 3 एक सर्किल बना लीजिए इस तरह से,
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि x1 y1 है, यहाँ पर मान लीजिए आपका x2 y2 है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका x3 y3 है। अगर x1 को बाहर रखेंगे तो इसमें से इसको घटाइएगा, अगर x2 को फिर प्लस में रखेंगे तो फिर इसमें से इसको घटाइएगा, x3 को प्लस में रखेंगे तो y1 में से y2, वही बात सीक्वेंस में लिखा जाता है। अब वैल्यू बैठाइए, ध्यान रखिएगा ये आपका कंपेरिजन करना है x1 y1, ये कंपेरिजन करना है x2 y2, ठीक है। इसको कंपेरिजन कीजिएगा x3 y3, मिला लीजिए, ठीक है। आइए वैल्यू बैठाइए, x1 बोले तो देख के बताइएगा, तो कहिएगा 2, y2 बोले तो k माइनस y3 बोले तो आपका -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस x2, तो x2 का मान 4 है, ठीक है। चलिए y3 का मान देखिए -3 है, माइनस y1 का जगह पर आपका 3 लिखेंगे। चलिए अगला x3, तो x3 का वैल्यू देखिए 6 है, फिर आपका y1, तो y1 क्या है 3 है, माइनस y2, तो y2 के जगह पर आपका k है, इज इक्वल टू 0। वैल्यू आराम से देख के मिला के बैठाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आइए अब इसको गुना कर देते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2k, 3 2 जा 6, यहाँ पर आपका हो गया -6, तो कितना हुआ माइनस, यानी इसको हम लिख देते हैं -6 हो गया, या एक बार लिख लीजिए +4 -6 स्टेप बाय, प्लस यहाँ पर 6 3 का 18 -6k बराबर 0, k है, ठीक है। अब आइए क्या देगा, ये 2k सही रहा, +6 सही रहा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 चौक 24, यहाँ पर प्लस में आपका 18, माइनस में 6k बराबर 0, ठीक है। अब जरा देखिए हम अंक को एक साथ, k को एक साथ, k कहाँ है, यहाँ पर है k आपका, इसको देखिए और इसको देखिए, तो 6k है और ये 2k है, अंक में ये रहा, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, पहले 6k में से अगर 2k घटा ले तो माइनस में आपका 4k, इसको हटा दे -4k, समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको प्लस में कितना आ रहा है, ये है 6 और 18 को जोड़ दीजिए, 18 6 कितना हुआ, 18 6 8 से 14 24, -24 इक्वल टू 8 से 14 हो गया, ठीक 24। अब 24 से 24 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, तो आपको यहाँ मिल रहा है -4k बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज k का वैल्यू चाहिए, तो k बराबर 0 बट्टा -4, यानी 0 आया। हमने क्या देखा, देयरफॉर k का मान 0 आया। हमसे क्या पूछा था, k का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु इतना इतना संरेख है। हमने मान लिया कि माना कि इतना इतना 3 संरेख बिंदु हैं या संरेख हैं, ठीक है। अब यहाँ पर k का वैल्यू 0 आया, अंत में कहिए कि अतः देखिए, अतः k बराबर 0 आंसर। यहाँ पर जिसे हम लोग माने ना, माना कि ये इतना, बी इतना, सी इतना, 3 संरेख लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए, बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु दे दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए तो हम मान लिए इसको, k का मान निकाल दिए, कितना आ गया, k का मान आ गया आपका 0। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, यानी 36वां क्वेश्चन। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3 एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना। ध्यान देना है, यहाँ पर 3a का मान न्यून कोण है, न्यून को समझते हैं ना, जिस कोण का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है उसको बोलते हैं। बहुत आसान है, देखिए कैसे, बहुत आसान, देखिए कैसे हम कहेंगे, यहाँ जो दिया है उसको लिख देते हैं, यहाँ sin 3a बराबर cos आपका a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया हुआ है, मतलब गिवन है, ठीक है। अब आइए, हमें एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण 3 है, तो इसको बदलिएगा, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। रीजन डालिएगा कि चूंकि हम पढ़े हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा जानते हैं, मालूम है ना, जहाँ थीटा न्यून कोण है तो न्यून कोण 3a था, इसीलिए इसको बदल दिया, cos 90 माइनस 3a का वैल्यू sin 3a होता है, इसलिए वैसा लिखिए। cos से cos काटिएगा नहीं, हटा दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब गौर कीजिए, 26 को इधर बुला लीजिए, तो 90 डिग्री 26 को इधर बुलाते हैं, माइनस इधर आके प्लस होगा, तो प्लस 26 डिग्री, ये a उधर रहा, 3a माइनस था उधर भेज दीजिए, तो प्लस 3a, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6 और 9 2 11, 116 डिग्री बराबर, ये जोड़ दीजिए 3 1 4 4a, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए ना, तो हम कहेंगे 116 डिग्री बट्टा 4, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, अब काट दीजिए,
4 दूना 8 होता है, बचा कितना 3, ठीक है 36, तो 9 चौक 36, तो आ गया 29 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बराबर 29 डिग्री। अंत में हम कहते हैं कि अतः ए बराबर 29 डिग्री, यानी ए का मान 29 डिग्री। इस तरह देखिए कितना आसान है। जब भी क्वेश्चन देगा ध्यान रखिएगा, जिसको एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेगा उसको 90 में से घटा लीजिएगा, बदल लीजिएगा। फॉर्मूला तो अब इससे पहले ही बता चुके हैं, उसी पर आधारित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, और परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर का मान समान है, तो यहाँ समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान, देखिए कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कि चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दिया हुआ है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। अब आइए, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा। वृत्त का परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर, ठीक है। अब गौर कीजिए, पाई से पाई को काटिए, एक आर से आर को काट दीजिए, तो डायरेक्ट आपका क्या वैल्यू है, आर बराबर 2 इकाई, ठीक है, 2। इसीलिए कह सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 2 इकाई, तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगा। इस बात का याद भी रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर उस वृत्त के परिधि के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, याद रखिएगा उस समय 2 इकाई ही होता है, फिक्स है। और ये क्वेश्चन शॉर्ट में हम आपको बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप मार दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। तो आइए बहुत आसान, देखिए कैसे कहिएगा, यहाँ शून्यकों का योगफल पता है ना, योगफल को क्या बोलते हैं, योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर 4 है, एवं शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 3, ठीक है। अब कहेंगे इसीलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। डैश देखिए, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, px इक्वल टू आप लिखा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही रहा, बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो आपका 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा 4x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 3, तो यहाँ 3, अंत में कह दीजिए अतः अभीष्ट का मतलब जो जरूरी है, अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा, डैश दे के लिख दीजिए, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आंसर। इस तरह से आप याद रखिए, जब भी आपको द्विघात बहुपद का अगर मान ली मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, गुणनफल दिया है, तो इस तरह से फॉर्मूला बना के आप निकाल देंगे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 39। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास समझते हैं ना, डायमीटर को कहा जाता है, तो 14 सेंटीमीटर, रेडियस इसका क्या होगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अच्छा से जितना फॉर्मूला सब याद होना चाहिए आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है ना क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए आसानी से इसको बना देते हैं। हम लोग सॉल्यूशन में कहेंगे कि गोले का व्यास जिसको हम लोग d कहते हैं बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, cm, ये cm है, ठीक है,
इसीलिए गोले की त्रिज्या इसको हम लोग r कहेंगे, त्रिज्या r बराबर, ये फार्मूला d/2 होता है, तो आप 14 को 2 से भाग देंगे, कट के 7 यानी 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब कहेंगे इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 4 सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। इस बात को याद रखिएगा, ये फार्मूला है। अब वैल्यू बैठा देते हैं, 4 पाई के जगह 22/7, r के जगह 7 दो बार लिख दीजिए क्योंकि r स्क्वायर है इतना, एक साथ से 7 को उड़ा दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 4 दूना 8 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 चौका 88 हो गया। अब 7 से गुना कर दो, 8 सते 56 के 6 5, 8 सते 56 और 5 6 5 11 यानी 61, तो ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अंत में लिख दीजिएगा, यहीं पर आंसर कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि हम गोले का अगर फार्मूला सब याद है अच्छा से तो कोई भी चीज पूछा जाएगा आप आसानी से बता देंगे। यानी आपको क्या क्या याद कर लेना है, खास के मेंसुरेशन में घनाभ का क्या होता है पूरा फार्मूला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी तरह से आपका घनाभ के बाद घन का, उसके बाद गोला का, उसके बाद शंकु का, बेलन का, ये सब जो फार्मूला होता है, अर्धगोला का, सबको अच्छा से देख के जाइएगा ताकि आप और एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिमाग को एकदम शांत रखना है, कूल डाउन होकर जितना रहिएगा उतना अच्छा लिख पाइएगा। ठीक है, हम लोग कॉपी देखते हैं ना, उसमें चेक करते हैं, तो जो बच्चा का अच्छा से लिखा है तो उसको अच्छा नंबर मिलता है, इसलिए आप लोग अच्छा से अपनी कॉपी को लिखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब मीन निकालना है। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी 0 से 10 का है 20, 10 से 20 का है 24, 20 से 30 का 40 और 30 से 40 का आपको 36 और 40 से 50 का 20 दिया हुआ है। गौर से देखिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका ये, और ये इसकी क्लास में हमको इसको क्या निकाला, माध्य। आप जानते हैं ना, माध्य निकालने का 3 तरीका होता है। पहला था डायरेक्ट मेथड, जिसमें कुछ नहीं करना है, इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, निकाल के और इसको गुना करके डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट फार्मूला में एक्स मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यानी तीनों फार्मूला आपको याद में रहना चाहिए। पहला फार्मूला जो होता है जिसमें हम लोग एक्स मीन का लगाते हैं वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है। दूसरा फार्मूला होता है एक्स मीन का, जिसको हम स्टेप डिवीजन एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा में होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, और यहाँ पर डी आई क्या होता है, तो डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ई। ठीक, और तीसरा फार्मूला होता है आपका एक्स मीन का ही, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। कहिएगा यू आई क्या होता है, तो यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। इस तरह से हम तीनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आपको यहाँ डायरेक्ट मेथड इसी से बना देते हैं फटाक से। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ कह देंगे कि वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह हिंदी में। ठीक है, आइए उसके बाद इसको एक्स आई के नाम से जानते हैं, उसके बाद कहेंगे बारंबारता जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ आई कहते हैं, यहाँ बना देंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है डाटा। आइए वर्ग अंतराल क्या है, पहला 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगा, पहले इसका निकालिएगा तो यहाँ 5 आएगा, इसको बाद में निकालेंगे। आइए इसकी फ्रीक्वेंसी आपका 20 दिया हुआ है। अगला 10 से 20, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपका 24 दिया हुआ है। फिर है आपका 20 से 30, क्या इसका फ्रीक्वेंसी आपका 40 दिया हुआ है। फिर क्या है 30 से 40, इसका फ्रीक्वेंसी आपका 36 दिया हुआ है। फिर आपका है 40 से 50, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 20 दिया है। चलिए वर्ग चिन्ह निकालने का नियम सीखिए, दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। 0 प्लस 10 10 हुआ, 10 का आधा तो 5 होगा। इस दोनों को जोड़िएगा 30, 30 में आधा कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना 10 का अंतराल 10 जोड़ते जाइए, यहाँ 50 का आधा 25, यहाँ 70 का आधा 35, यहाँ 90 का आधा 45,
यानी 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस रहेगा। सबको सामने सामने लिख दिया। अब आइए गुना करना है, क्या है सिग्मा एफ एक्स, इसको इससे तो 20 पंचे 100, तो इसके सामने आप 100 लिख दें। 15 को 24 से, तो 15 का पारा पढ़िए, 15 चौका 60, 6 बचा। अब 15 दूना 30 और 6 36, 360 हो गया। ठीक है, आइए अब 25 का पारा पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए 25 चौका 100 होता है ना, तो आप 100 दे दीजिए। ठीक है, एक और जीरो का है तो जीरो दे दिए, और 25 चौका 100, ठीक है 1000 हो गया। अब 35 का है 36 से, चलिए इसको गुना कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगा आपको। तो आइए 36 गुने 35 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 पंचे 30 हुआ 3, आप 5 तिया 15, 3 18, ठीक है। यहाँ से 6 त्रिक 18, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, जोड़ दीजिए 0, 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 1 1 2, तो ये 1260 आया। ठीक है, आइए ये आपका 1260, यहाँ लिख दीजिए 1260। ठीक है, अगला क्या पूछा है, 45 को 20 से करना है, तो 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है, कहानी खत्म। अब इस सबको जोड़ देते हैं तत्काल। देखिए इस तरह से डाटा तैयार करेंगे फटाफट तेजी में। ये हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं टोटल बटन, इसको ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ऐसे बना देंगे, नीचे लिख देंगे कुल, इसको घेर देते हैं इस तरह से। अब आइए यहाँ लिख देते हैं कुल। ठीक है, कुल टोटल योग, इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई, इसको कैपिटल एन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। जोड़ लीजिए कितना है, 20 और 20 40, 40 80, ऐसे जोड़िए। 4 6 4 10 के 0, हाथ में रहा 1 आपका, देख लीजिए यूनिट प्लेस पर जोड़ दिए। 6 4 10 के जो हाथ में 1, तो 1 जोड़ दीजिए, इसमें 3 3 6 6 और 4 10, 10 2 12 और 2 14, इधर से भी जोड़ दीजिए 4 4 8 3 11 2 13 14, 140, तो आपका 140 हुआ। अब इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा का साइन है। ठीक, अब बराबर जोड़िए 0 0 0 0 0, तो 0 होगा। ठीक है, दूसरा अंक जोड़िए 6 6 6 6 12, 12 के 2 कैरी, हाथ में रहा 1। चलिए तीसरा अंक 1 1 2 2 और 3 2 3 5 5 5 और 5 और 2 7 और 7 और 9 7, और 9 को जोड़ना है, 9 7 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1। चौथा अंक में देखिए 1 1 2 2 1 3, और कहीं तो नहीं है तो यहाँ 3 आया, यानी 3620 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, फार्मूला इसका लगा देते हैं, माध्य का डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, तो लिखिए यहाँ से कहिएगा, इसीलिए यहाँ से माध्य बराबर, या इधर लिख लीजिए, यहाँ से कहिएगा इसीलिए माध्य बराबर एक्स मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब वैल्यू बैठा दीजिए, कितना है हमारे पास 3620 बटा यानी 140 है। पहले 0 से 0 को उड़ा दें। ठीक है, कट गया। आप काट दीजिए किससे, तो कटेगा तो आपको 2 से काटिए, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7, इसको काट दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 2 कम 2 1, तो 16, 8 दूना 16। ठीक है, और 2 कम 2 181, तो कितना आया आपका वैल्यू आया 181 बट्टा 7। अब 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14। ठीक है, क्या बचा 4, तो 41, तो 7 बचे 35, पॉइंट दे दीजिए। अब 35 घटा लेंगे किस में से, 41 में से, तो बच गया कितना 6, तो 6 पर 0 हो गया 60, तो 8 सती 56, क्या बचेगा 56 गया तो 4 40, 7 बचे 35, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना आया। कह सकते हैं अंत में अतः एक्स मीन या माध्य, माध्य बराबर एक्स मीन बराबर 25.85। मालूम है ना, दशमलव के बाद हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का है, बहुत आसान। देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b, b not equal to 0, सरलतम a/b एवं b not equal to 0, और a एवं b कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए
अब हम कह सकते हैं देयरफॉर, यानी आपका जो संख्या दिया हुआ है कौन, तो 2 प्लस रूट 2 को हम लोग a बाई बी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना देखिए, इसमें रूट 2 को इधर रखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 2। ठीक है, यानी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट 2 बराबर a माइनस 2b बाई बी। एलसीएम ले लिए, इसके नीचे एक था, इसके नीचे दोनों का एलसीएम b हुआ, b से डिवाइड करके कितना आया। अब हम कहेंगे कि चूंकि a कॉमा माइनस 2b एवं b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 2b बाई b एक परमेय संख्या हुआ, एक परमेय संख्या है। ठीक, तो ये डेट इम्प्लाइज करेगा, ये परमेय हुआ तो ये भी क्या होगा, परमेय होगा। तो हम कहेंगे डेट इम्प्लाइज रूट 2 एक परमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम पहले से जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। मतलब हम जो ऊपर माने थे यहाँ पर लिख देंगे, यदि संभव, एक बार जोड़ दीजिएगा, यदि संभव हो तो माना कि इतना। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो हमारी मान्यता गलत हुई, तो अंत में कह सकते हैं यहाँ से, अतः देखिए इस तरह से, अतः अब बताइए हम क्या माने थे, संभव है तो कितना, एक परमेय संख्या, तो गलत हो गया था, सही क्या होगा, ये आपका अपरमेय संख्या था। कहेंगे अतः डायरेक्ट लिख देंगे 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रमाणित हो चुका है। तो आपने देखा, इस तरह के सवाल को हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्ट मेथड। कंट्राडिक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो हमको प्रूफ करना है उसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, अभी क्या करना था, 2 प्लस रूट 2 को क्या दिखाना था, अपरमेय संख्या था, उसका उल्टा क्या होगा, परमेय मान लेंगे, उसका सरलतम दिखा दिए। सरलतम का मतलब होता है ए, यानी ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको दिखा दीजिएगा, 2 नंबर का है, कर दीजिएगा, आपको 2 में 2 मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। 2.4 पर रैकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, सीख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे माना कि 2.4 पे रैकरिंग बराबर x, या x से देके लिखिए तो अच्छा रहेगा। माना कि x बराबर 2.4 पे रैकरिंग हो गया। ध्यान देना क्या है कि दशमलव रैकरिंग के जस्ट बगल में होना चाहिए। ठीक है, अगले स्टेप में आप लिखिएगा देयरफॉर x का मान 2 पॉइंट, यहाँ से 444 3 बार लिख दीजिएगा, 3 को डॉट दे दीजिए। इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट टाइम्स होता है, तो उसमें से हम 3 बार लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आइए, जितने नंबर पर रैकरिंग है उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 नंबर पर है तो 1 10, 2 नंबर पर रैकरिंग है तो 2 10 यानी 100 से, 3 नंबर पर तो 1000 से, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर आइए गुना कीजिए दोनों तरफ, ये हो जाएगा 10x, इधर इन्हें की गुणा कीजिएगा, पॉइंट 1 का घसकेगा तो ये हो जाएगा 24.444 डॉट 3 को दीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। समझ गए होंगे, यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स है, एगो हटा भी लेंगे तो वो इनफाइनाइट में कोई कमी है। उसी प्रकार जैसे समुद्र में से जाके अगर एक बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा उसका हाइट कमेगा नहीं, यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स है, वो हटा भी लिए तो कोई फर्क ना पड़ा। आई अब हमको दोनों से घटाएंगे, कहेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने
पर, यानी समीकरण 1 को 2 में से घटाइए तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, राइट में से राइट। आइए इसका लेफ्ट देखिए 10x, इसका लेफ्ट देखिए x, इसका राइट देखिए कितना है 24.444, 3 गो डॉट माइनस, इसको लिखिएगा 2.444 डॉट डॉट। अब आइए, अब यहाँ से 10x में से x घटा लिए 1x, तो ये बचेगा 9x। यहाँ 24.44, यहाँ भी 4 सब जीरो हो जाएगा और 24 में से 2 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 22.000 और 3 गो डॉट। यानी दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो और कोई अंक ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, खत्म हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज 9x बराबर 22, ये जीरो सबका कोई मतलब नहीं। आइए अब यहाँ से कहेंगे x बराबर 22/9, तो यही वैल्यू आपको आ गया। अंत में आप कह सकते हैं यहाँ से कि अतः कि कितना था x, किसको माने थे, तो 2.4 पे रैकरिंग बराबर 22/9, या इसको तोड़िएगा तो 9 दूना 18, कितना 4, 4/9, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसके लिए ट्रिक्स देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन आपको रहता 2.4 पे रैकरिंग, ठीक है, और भी बता देते हैं इसको क्या लिखिएगा, देखिए पहले सीखिए। सबसे पहला काम है आपको कि ये दशमलव के पॉइंट को, ठीक है, और रैकरिंग को हटा के लिखिएगा, क्या होगा 24 माइनस, जिस पर रैकरिंग होगा उसको डिलीट कर दीजिएगा। तो 4 पर 4 मिट गया, दशमलव हटाइए, उसको घटा लीजिए तो 2 घटेगा बटा। अब क्या करना है, जितना नंबर पर रैकरिंग है उतना 9 डालना है, 1 नंबर पर है तो 1 9 डाल दिए बस, और कोई दशमलव है नहीं तो क्या आएगा बताइए, घट के आ गया 22/9। अगर इसी जगह ऐसा सवाल होता 2 दशमलव मान लीजिए 1 4 और तब यहाँ सिर्फ 4 पर रैकरिंग होता। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो हम कहेंगे पहले डेसिमल रैकरिंग हटा दीजिए, तो क्या लिखिएगा 214 लिखिएगा माइनस। अब क्या है कि जिस पर रैकरिंग है उसको डिलीट करना, 4 को डिलीट होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा आपका 21, तो 21 माइनस करना पड़ेगा, क्यों देखिए 4 को मिटा दिए, पॉइंट हटा दिए 21 बट्टे में। अब क्या करना है, जितना नंबर पर रैकरिंग है उतना 9, 1 नंबर पर रैकरिंग है तो 1 9। उसके बाद समझिएगा दशमलव और रैकरिंग के बीच में जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो, तो यहाँ दशमलव और रैकरिंग के बीच देखिए एक डिजिट 1 है, इसीलिए 1 0 इस पर डालिएगा। अब घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और ये 193/90, क्या कटेगा 9 3 12 नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए तो हमने आपको इससे बता ही दिया बाय प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर में से और 1 नंबर का होगा, तो इस तरह से बना के आप जल्दी से अपने आंसर को सही आंसर निकाल सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, ठीक है, कुल 10 गेंद हो गया। बक्से में से एक गेंद यादृच्छया यानी अचानक निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना। ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता से। ठीक है, बहुत आसान। देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ नंबर ऑफ एस मतलब कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना गेंद होगा देख लीजिए, तो 4 लाल प्लस 6 काली, कुल मिला के हो गया 10 गेंद। समझ गए, कुल गेंदों की संख्या, तो 10 गेंद छोड़िए, 10 लिखिए, सिर्फ 10 आ गया। ठीक है, गेंद नहीं आई। अब हम कहेंगे माना कि नंबर ऑफ ई बराबर, यानी निकाली गई काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या को बताता है। तो बताइए काली गेंद कितना है आपके सवाल में, 6 है, तो काली गेंद 6, तो इसकी संख्या 6 हो गया। यानी आप कह सकते हैं, अब कहेंगे इसीलिए हमें क्या चाहिए, पीई मतलब काली गेंद की प्रायिकता चाहिए। इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। बताइए नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई आपके पास 6 है, नंबर ऑफ एस कितना था आपके पास 10 था, काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 3, इसको 5, तो क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, अगर चाहे तो इसको पॉइंट में बदल सकते हैं, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अंत में, अतः देखिए पीई बराबर 3/5,
ठीक है, या बराबर देखिए 0.6 56 पॉइंट में दोनों में से कोई भी आंसर लिखिएगा, सही है आपका। इस तरह से आपने देखा कि जब प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, टोटल बॉल को गिन लेना है कितना है, जिसका पूछेगा। अगर इसी जगह अगर आपसे लाल का पूछता तो क्या लिखते, 4/10 लिखते, और कुछ है, कुछ नहीं है। इसलिए आप आसानी से समझ के अच्छा से बना लीजिएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 44। समीकरण निकाय 6x + 5y = 11 एवं 9x + 10y = 21 को वर्ज गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना है। यानी आप जानते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है, और आपको मालूम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कम से कम 4 तरीका से आपको बनाना सीखना था। पहला था एक ग्राफीय मेथड, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, यानी ग्राफ विधि से उसको हल करना होता है। उसका 3 तरीका इसमें आपको याद रखेगा। पहला लुप्तीकरण में क्या करते थे, x और y के गुणांक को बराबर करके हम घटा देते थे या जोड़ देते थे, साइन के हिसाब से एक को डिलीट करते थे, और फिर दूसरा x का मान निकाल के उसमें वैल्यू बैठा के निकाल लेते थे। दूसरा मेथड था आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको सॉल्व करते हैं तो y निकल जाएगा। उस y का मान फिर समीकरण 1 में डाल के या 2 में डाल के आप x का मान निकाल लेते हो, ठीक है। ये था प्रतिस्थापन। तीसरा होता है वर्ज गुणन विधि, तो उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ज गुणन विधि में हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए सीख लेते हैं इसको फटाक से। इसमें हमको यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन। चलिए, समीकरण दिया है उसको लिख दे 6x + 5y, और इसको इधर ले आइए -11 = 0, 0 के फॉर्म में, एवं दूसरा समीकरण है आपका 9x + 10y - 21 = 0। अब कहेंगे वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से इस तरह से लिखेंगे। आप तरीका बताते हैं, आप बीच से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से बीच में से। तो क्या है बीच में बताइए, तो 5, उसके नीचे में क्या है बताइए 10, आगे बढ़िएगा। इस तरह से आगे बढ़ के ऐसे रोटेट होके आना है, इस सिस्टम को याद रखेंगे। आइए, तो हम 5 10 लिखे बीच से, फिर आगे बढ़ेंगे तो -11, उसके नीचे -21, आगे बढ़ते हुए फिर बैक आ गया, तो क्या आ गया आपका 6, उसके नीचे है आपका 9, फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ से शुरुआत की थी, तो 5 और उसके नीचे 10 हो गया। ये बना दिए, फिर से समझ लीजिए कैसे करते हैं हम। 20 के कॉपी एक्स वाई को नहीं लिखिएगा, एक्स वाई के कॉफिशिएंट 5 10 लिख दिए, आगे बढ़े तो -11 21 लिख दिए, फिर बैक आ गए टर्निंग, ठीक है, 6 9 लिख दिए, फिर आगे बढ़ेंगे 5 10, जहां से शुरू किए तो वहां पहुंच जाइए, बात खत्म है। अब आइए, तो हम क्या करते हैं, इसके क्रॉस नाम के ऊपर ऐसे दीजिए, इस तरह से क्रॉस का साइन दे दीजिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एरो इस तरह से दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। पहला में आप x लिखोगे, दूसरा में y लिखोगे, यहाँ पर कांस्टेंट 1 लिया करोगे। अब आप तरीका देखो, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर जब आएंगे इसका इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पर -1 से गुना किया जाता है हर में, इस तरह से बढ़ेंगे तो -1, इस बात को याद रखना है, -1 समझा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अब आइए क्या करेंगे, डेट इम्प्लाइज x बटा, अब इस 5 को -1 कैसे गुना करेंगे, तो लिखेंगे 5 गुने -21, ठीक है। चलिए माइनस ये, फिर 10 को इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 गुने -11, इस तरह से बराबर। अब y के नीचे लिखना है तो y बटा, फिर -11 को 9 से गुना करना है तो क्या लिखेंगे -11 गुने 9, ये माइनस, तो माइनस दे दीजिए, फिर -21 को 6 से, तो क्या लिखिएगा -21 गुने 6 बराबर, 1 के नीचे लिखना है तो 1 बटा, फिर 6 को 10 से, तो क्या लिखेंगे 6 गुने 10, माइनस अपने मन से यहाँ से जो आते हैं, फिर 9 गुने 5, तो आप लिख दीजिए 9 गुने 5, ठीक है। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर x बट्टा, समझिए 21 को 5 से, 21 पंचे 105 होगा, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, जानते हैं। अब 10 को 11 से तो 110 हुआ, बराबर y बटा, अब 11 को 9 से तो -11 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दे दीजिए, 6 कम 6 हुआ और 6 दूना 12 तो 126, ठीक है, बराबर 1 बटा, देखिए क्या 6 को 10 से तो हो जाएगा 60, माइनस 9 को 5 से 9 बचे 45। अब हम इसको आगे यहाँ लेके आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास बच गया यहाँ से डेट इम्प्लाइज x बटा, गौर कीजिए 110 में से 105, ये प्लस है माइनस है घट जाएगा, तो 110 में से 105 घटाइएगा तो 5 बचेगा प्लस में, तो x बटा 5 बराबर, यहाँ y में आइए, y बटा क्या है 126 में से 99 को माइनस करना है तो 1 इसका
तो 100 यानी आपका 16 में से 9 गया तो 9 7 16 तो 7 बचेगा यानी 27। ये किसका 27, डायरेक्ट इसके नीचे लिख दीजिए आप प्लस में 27 इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए 1 बटा, अब आइए अगर हम 60 में से 45 घटाते हैं तो 15, तो ये हो जाएगा आपका 15। सबका साइन चेक कर लीजिए, सही लिखे ना, ये प्लस ही होगा, यहाँ भी प्लस ही होगा, यहाँ भी प्लस ही होगा। चलिए अब हमें देखिए x बट्टा 5 बराबर है y बट्टा 27 बराबर 1 बट्टा 15। अब x को निकालना है तो कांस्टेंट के बराबर करेंगे, y को निकालना है कांस्टेंट, यानी 1 को 3 के बराबर, 2 को भी 3 के बराबर। तो क्या लिखेंगे बताइए, कहेंगे x बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 15, ठीक है, एवं यहाँ पर कहेंगे y बट्टा 27 बराबर 1 बट्टा 15। अब यहाँ से अगर x निकालना है तो 5 भाग में है, गुना में चला जाएगा तो क्या लिखेगा 5 बट्टा 15, ठीक है, एवं y निकालना 27 भाग में गुना में कीजिए 27 बट्टा 15, काटिए इसको 5 एकम 5 तिया 15, यहाँ से काट दीजिए 3 से तो 9 तिया 27, 3 बचे 15, ठीक है, 3 से काट दिए दोनों को तो क्या मिला वैल्यू, x का वैल्यू मिला 1 बट्टा 3 एवं y का वैल्यू मिला आपका 9 बट्टा 5, ठीक है, देख लीजिए 5 तिया 15 9 तिया 27, अंत में कह दीजिए आप अतः x का मान 1 बटा 3 एवं y का मान 9 बटा 5 घेर के आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व कर दिए, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ज गुणन विधि। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45, जो ये 2 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग समझते हैं किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अक्सर ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। अगर याद रखिएगा आप लोग, अगर लीप ईयर पूछेगा तो आपको मालूम है कि लीप ईयर में 366 दिन होता है साल में, यानी फरवरी 29 दिन का होता है उस महीना का, ठीक है। तो 366 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 52 सप्ताह 2 दिन बचता है, इसीलिए वो 2 मेरा सपोर्टर होगा और आप कहिएगा 2 बट्टा उसका 7 हो जाएगा लीप ईयर में। लेकिन यही बात अगर सामान्य साल में पूछेगा तो हमारा 365 दिन होता है और 365 को जब हम भाग देते हैं किसे 7 से तो 52 सप्ताह 1 दिन बचता है, तो वो 1 दिन मेरा सपोर्टर बनेगा, इसीलिए 1 बट्टा 7 होगा। तो सामान्य साल में पूछेगा 53, कोई भी संडे पूछे, रविवार पूछे, सोमवार पूछे, मंगलवार पूछे, कोई भी दिन पूछेगा, तो अगर सामान्य साल है तो याद रखना है 1 बट्टा 7 और लीप ईयर है तो 2 बट्टा 7। आइए हम कैसे बनेगा उसको बना के बताते हैं। आइए सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे। कहेंगे कि किसी लीप ईयर में 366 दिन जिसको बराबर लिख सकते हैं 52 वीक या सप्ताह 2 दिन होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी लीप ईयर में 366 दिन बराबर 52 सप्ताह 2 दिन, यानी 52 सप्ताह का मतलब कि 52 दिन तो सारा दिन हो गया, ठीक है। अब 2 दिन बचा हुआ है शेष। आपको मालूम है कि 2 दिन जो शेष बना हुआ है, बचा हुआ है, वो क्रमशः होगा। ऐसा नहीं कि एक सोमवार है एक बृहस्पतिवार होगा। आपको मालूम है कि रेगुलर दिन होगा, कंटिन्यू। अगर सोम है तो मंगल आएगा, मंगल है तो बुध आएगा, रविवार है तो सोमवार आएगा, शनिवार है तो रविवार आएगा। इस तरह से हम सिंपल स्पेस तैयार करते हैं। तब हम कहेंगे कि देयरफॉर एस बराबर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस तरह से, देखिए संडे SUN, संडे MON, मंडे, ये 2 दिन का सेट तैयार करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला संडे हो फिर मंडे हो कंटिन्यू, या ऐसा भी सोचिए कि वो मंडे और ट्यूसडे होगा, ठीक है। फिर ऐसा सोचिए कि नहीं ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, ठीक है। फिर सोचिए कि नहीं वो वेडनेसडे और थर्सडे होगा, THU थर्सडे के लिए। चलिए फिर सोचिए कि नहीं थर्सडे और फ्राइडे FRI फ्राइडे होगा। फिर सोचिए नहीं वो फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, SAT सैटरडे। या फिर सोचिए कि नहीं वो हमारा सैटरडे और संडे, SUN संडे हो गया। इस तरह से हो सकता है। अब गौर कीजिए, काउंटिंग कीजिए 2 दिन का पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 दिन बनेगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर यहाँ से नंबर ऑफ एस, कुल सिंपल इसमें से संख्या था 7 हुआ। अब कहेंगे मान लेते हैं कि माना कि ई बराबर, ठीक है, 53 संडे संडे लिखिए,
ई बराबर 53 छोड़ दी, डायरेक्ट लिखिए ई बराबर संडे, संडे होने की घटना, संडे होने की घटना, संडे यानी रविवार है ना, संडे ब्रैकेट रविवार में लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा, रविवार होने की घटना, घटना। तो बताइए इसमें कै को संडे आता है इसमें, तो आप देखिएगा इसमें जो हमारा सपोर्टर होगा, एक पहला देखिए ये मेरा सपोर्टर है क्योंकि संडे है इसमें, और एक लास्ट वाला ये सपोर्टर है, क्यों? क्योंकि इस दोनों में संडे है। तो हम लिखेंगे क्या बताइए, कहेंगे SUN संडे और मंडे, एक पेयर ये मेरा सपोर्टर, दूसरा SAT सैटरडे और संडे, ये दोनों पेयर हमारा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि दोनों में क्या है, संडे है, इसलिए हम लिखे संडे होने की घटना। अब हम इसकी संख्या जानना चाहते हैं तो कहेंगे नंबर ऑफ ई बराबर, तो देखिए कितना हुआ, एक पूरा दो, तो दो हुआ तो इसकी संख्या दो हुआ। अब कहेंगे अतः, देखिए लिख देते हैं अतः PE बराबर प्रायिकता, ई संडे होने का 53 संडे, तो क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो कितना हो जाएगा 2/7, तो यही हो गया आपका 53 संडे होने का। अंत में कह देंगे कि अतः देके फिर से यहाँ अतः न दे तब यहाँ लिखिए कि अब पी बराबर, तो अंत में लिख दिया अतः 53 रविवार, रविवार होने की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, बराबर PE बराबर 2/7 आंसर। अगर यही बात लीप ईयर में पूछा गया था, हम इस तरह से बनाए, अगर यही बात आपसे सामान्य ईयर में पूछा जाता है कि सामान्य साल में, तो आपको मालूम नहीं 1/7 कैसे, तो वहां पर हम इसको बस करते 365, यहाँ होता 52 सप्ताह, एक दिन का पेयर बनता, संडे मंडे कॉमा देके दो का नहीं बनाते, एक एक का, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस खत्म। तो टोटल संख्या गिनते तो उसमें भी 7 होता, तो नंबर ऑफ 7 होता। फिर कहते माना कि बराबर 53 संडे होने की घटना, यहाँ 53 लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 53 संडे या रविवार होने की घटना। इसीलिए संडे सिर्फ एक ही आता क्योंकि सिर्फ एक संडे मेरा सपोर्टर रहता है, संडे, तो एक संडे लिखते तो उसकी संख्या एक होता, उसकी प्रायिकता निकालते 1/7 आ जाता। बात समझ गए? इस तरह से आपने जो भी अभी तक हम लोग पहला वीडियो से लेके अभी तक तीसरा वीडियो, आपको टोटल 1 से 45 क्वेश्चन बताया गया है। ये 45 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से पहले। बस 1-2 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन 45 को अच्छा से रिव्यू कर करके देख लीजिए और देख के समझ लीजिए, ताकि आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा 30 को, उसमें से आपको 15 को बनाना है, तो 15 क्वेश्चन आपके इस कंसेप्ट से 100% मैच करेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बस ध्यान से इसको देख लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और मैथ में गुड स्कोर कर सके। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन पूछता है, 4 बनाना है ना, टोटल 8 होता है, 4 बनाना है। उसमें भी हम 12 क्वेश्चन ही गेस किए हैं, आपको 12 क्वेश्चन आपको देते हैं हर टाइप का, जो कि आपको 100% आपको एग्जामिनेशन पेपर से मैच करेगा ही करेगा, नहीं करने की कोई संभावना नहीं है। आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपका गुड स्कोर आ सके। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।